रिसर्च इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारान, आज के हमारे प्रोग्राम के सदर खत्री साहब, हमारे अजीज जो भी निज़ाम फरमा रहे हैं मौलाना साहब, जैसा कि आपने फरमाया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगस्त क्रांति के मौजू पर मुझे अपनी बात रखनी है। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश की आज़ादी की शुरुआत अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ तो 1857 से हुई। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने देश की आज़ादी के लिए एक जज्बे को सामने रखा, और वो जज्बा ऐसा था जिसकी कामयाबी हमें 1942 के अगस्त क्रांति आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के शक्ल में मिली। इसकी शुरुआत 1857 में जब हुई तो ये देश रियासतों में बटा हुआ था, और उन सब रियासतों ने मिलकर के और एक मुजम्मल तरीके से इत्तेहाद के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ सभी रियासतों ने मिलकर के और अपने जो नेतृत्व है उसकी कमान बहादुर शाह जफर साहब को सौंपी, और वो अंतिम मुगल सम्राट कहलाए जिनकी अगुवाई में 1857 की क्रांति हुई। बहादुर शाह जफर साहब की शहादत को हम सभी जानते हैं कि उन्हें रंगून भेज दिया गया था, और उनके बच्चों के सर जब उनको शिद्दत हुई, भूख लगी और खाने की बात की, तो अंग्रेजों ने उनको सर एक तश्तरी में काट करके उनके सामने दस्तरखान पर भेज दिए। आप महसूस कर सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा। पर बहादुर शाह जफर साहब ने अपनी कौमी एकजुटता और अपनी मुल्क की मोहब्बत का इजहार अपने खून से लिख करके एक शेर के साथ किया था। तो उन्होंने लिखा था, गाजियों में खून रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में खून रहेगी जब तलक ईमान की, तेर लंदन तक चलेगी मेरे हिंदुस्तान। तो ये वो शेर था, उसने हिंदुस्तान की आज़ादी की नींव रखी, और उसके बाद अनेक आंदोलन हुए। 1930 में हुआ, उसके बाद जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मौका आया तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पास किया गया कि अब छोटे छोटे आंदोलनों को छोड़ करके और एक बड़ा आंदोलन किया जाए। और अगस्त क्रांति आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त में ही फैसला हुआ। 15 अगस्त की आज़ादी की का दिन, उसकी शुरुआत की जो नींव रखी थी वो 8 अगस्त और 9 अगस्त को रख दी गई थी। सेवाग्राम, जहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, गांधी ने अपने आश्रम में चरखा काटकर स्वदेशी की बात करते हुए और एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की बात कही थी जिस हुकूमत को ख़त्म करने का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, एक जो है सोच भी नहीं सकता था कि किस तरह देश को आज़ादी मिल सकती है। और वो भी एक ऐसी ताकतवर हुकूमत जो हथियारों से लैस हो, जिसके पास उस जमाने की बंदूक जैसा हथियार काया था, उस हथियार के बिना पर उसने पूरी दुनिया में हुकूमत कायम कर दी थी। और उनके पास तोप जैसे और बारूद जैसे हथियार थे, लेकिन अहिंसा एक ऐसी सोच जिसको कोई समझ नहीं पा रहा था, और एक मजाकिया से ले रहे थे कि ये अहिंसा क्या होती है। मगर उस अहिंसा के रास्ते से देश की आज़ादी का रास्ता तय करने वाले गांधी ने साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा में है, वहाँ पे एक कच्ची कुटिया में बैठ कर के फैसला किया कि हमें आज़ादी मिलेगी, अहिंसा के रास्ते से मिलेगी। क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे उनको अगर अपन समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि अहिंसा का रास्ता कितना बेहतर रास्ता था। सन 1939 में नाजी और जर्मनी का पोलैंड पर हमला हुआ, और ये जो हमला था इसी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी।
ब्रिटिश सरकार के साथ उस वक्त कांग्रेस मिलकर के अपनी हुकूमत बनाए हुए थी। उन्होंने कहा कि हमसे बिना सलाह मशवरा किए आपने हमें जंग में झोंक दिया, इसलिए हम आपके फैसले के साथ नहीं हैं। और कांग्रेस ने ये कहा कि हम अब किसी कीमत पर आपके साथ नहीं रहेंगे, या तो आप हमें हमारा देश वापस सौंप दें या फिर आप जो है हमें हमारे हालात पर छोड़ दें। इन हालात को देखते हुए गांधी ने अक्टूबर 1940 में सविनय अवज्ञा, मतलब हम किसी की बात नहीं मानेंगे, ये एक बात कहते हुए वायसराय को, जो उस ब्रिटिश हुकूमत के थे, उनको एक खत लिखा। उसमें लिखा कि कांग्रेस भी नाजीवाद की उतनी ही खिलाफ है जितना अंग्रेज है, लेकिन अंग्रेज सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि भारत की जनता अपनी मर्जी से इस जंग में उनकी मदद करेगी। सच्चाई ये है कि आम भारतीय जनता नाजीवाद और भारत पर शासन की दोहरी निरंकुशता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इन दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं। ये बात जब वायसराय को कही तो अंग्रेज भी ये समझ गए थे कि अब हिंदुस्तान पे हुकूमत करना इतना आसान नहीं है। 25 मई 1941 तक 25,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया और इस आंदोलन में दो बातें सामने आई। पहली ये कि भारत की जो आवाम है उसने अपना ख्याल इजहार कर दिया कि हम अब अंग्रेजों की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि अब हम कोई भी आज़ादी का मिलने वाला मौका छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके बाद 22 जून 1941 को नाजी और जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। 7 दिसंबर को जापान ने अचानक पर्ल हार्बर पर मौजूद एक समुद्री बेड़े पे अचानक हमला किया और इटली और जर्मनी की तरफ से युद्ध में वो शामिल हो गया। मार्च 1942 में जापान ने रंगून पर कब्जा जमा लिया और अब इस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया था कि हिंदुस्तान की तरफ युद्ध और जंग के आसार मंडरा रहे हैं और हिंदुस्तान जंग में शरीक हो जाएगा ना चाहते हुए। इस सारे हालात को देखते हुए कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। उसमें यह था कि उन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी कीमत पर आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं और अब आप हमें आज़ाद कर दें और भारत को छोड़ दें। लेकिन अंग्रेज जो इन मांगों को पहले ठुकरा चुके थे अपनी बातों पर अड़े रहे। दूसरी तरफ जब जंग में मित्र राष्ट्रों की हालत बिगड़ने लगी, अमेरिका और चीन ने उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल पर दबाव बनाया और उस दबाव के चलते हुए हिंदुस्तानियों को ये कहने का मौका मिल गया कि भाई अब वक्त नहीं है कि अंग्रेज हमारे को हुकूमत करें। इन सारे हालात को देखते हुए मार्च 1942 में अंग्रेजी हुकूमत ने इंटरनेशनल दबाव को देखते हुए एक डेलीगेशन सर स्टीफोर्ड क्रिप्स की अगुवाई में हिंदुस्तान में भेजा। हमारी खुशकिस्मती थी कि सर क्रिप्स जो जहनियत रखते थे वो हिंदुस्तान की हिमायत की जहनियत थी और वो लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे और उनका ये मानना था कि आज़ादी हिंदुस्तानियों का हक है और उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान में आते ही अपनी पॉलिसी का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तानियों की हुकूमत कायम तो होना चाहिए, लेकिन उसकी फैसला हम पर ही छोड़ा जाए। बात बनी नहीं, कांग्रेस के लोगों ने उनकी बात को माना नहीं और समझौता दिलों से चाहते हुए भी नहीं हो पाया। इसके बाद घटनाक्रम आगे बढ़ा और हालात बढ़ते हुए अप्रैल 1942 में पोजीशन ये आ गई कि गांधी जी ने साफ तरीके से कह दिया कि अंग्रेजों से कि आप अपने आप को पीछे हटा लीजिए सलीके के साथ, क्योंकि आपकी मौजूदगी से हमारे मुल्क में जो है जंग के आसार बन गए हैं और जंग में हम लोग शामिल होना नहीं चाहते हैं, पर आपसे चूंकि नफरत है तो आपकी वजह से हिंदुस्तान जंग में शामिल हो जाएगा और जापान जो है लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा था। इस हालात को देखते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर के और 8 अगस्त 1942 को अधिवेशन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया और अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए तैयारी कर ली गई। इस प्रस्ताव को 9 अगस्त को कानूनी तरीके से मुंबई अधिवेशन में पास किया गया और उसके बाद जो है अगस्त क्रांति जिसको हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई।
आज़ादी की शुरुआत में 9 अगस्त की क्रांति इसलिए खास है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो जैसे ही कांग्रेस ने इसकी घोषणा की तो अंग्रेजों ने कांग्रेस पर बैन लगा दिया। और जब जैसा हम जानते हैं किसी संगठन पर बैन लग जाए तो उसके नेताओं की गिरफ्तारी और उनको जेल में डालना और सारा जो है उनका शोषण करने की शुरुआत हो जाती है। वही शुरुआत हिंदुस्तान में हुई और उसको जीरो आवर का नाम देकर के ब्रिटिश हुकूमत ने जीरो आवर का नाम देकर के गिरफ्तारियां तेजी से शुरू की और हिंदुस्तान में गांधी जी सहित जंग आज़ादी में उस वक्त के जितने भी बड़े लीडर थे सबको गिरफ्तार किया जाने लगा। लगभग 60,000 लोग 1942 की इस अगस्त क्रांति आंदोलन में गिरफ्तार किए गए और 26,000 से ज्यादा लोगों को सख्त से सख्त सजाएं सुनाई गई। 18 से हजार लोगों को भारत के राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा मानते हुए और जेलों में डाल दिया गया। और पक्के पुख्ता आंकड़े नहीं है मगर एक अंदाज है कि 10,000 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में शहीद हुए। लेकिन ये सारी कुर्बानियां जाया नहीं गई। इन कुर्बानियों के नतीजे में अंग्रेजी हुकूमत का खौफ हिंदुस्तान की अवाम से खत्म हो गया और उस खौफ के खत्म होने से अंग्रेज ये समझने लगे कि अब हमारी दहशत यहाँ पे चलने वाली नहीं है, इसलिए हमें इस देश को छोड़ना होगा। तो ये जो 1942 का आंदोलन था ये 1947 में जब खत्म हुआ तो उसके नतीजे में हमें देश की आज़ादी मिली। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उसके नतीजे में जो दूसरी क्रांति अगस्त क्रांति थी उसके बाद हमें ये रिजल्ट मिला कि हम देश में आज़ादी के साथ आज यहाँ बैठे हैं, अपना लेक्चर दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो जमाना नहीं था कि जब हम अपनी बात कह सकें, क्योंकि हमें अपनी बात कहने का हक नहीं था। गुलाम की जो एक परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो ये थी कि आपको बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। अपने जो उत्पाद थे, हमारे जो प्रोडक्ट थे, हमारी खेती थी, हर चीज़ पे टैक्स था। इन सब चीज़ों के बाद अंग्रेज़ों के काला अध्याय जो था वो खत्म हुआ और हमें हमारी आज़ादी मिली। इस आज़ादी ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। खिलाफत आंदोलन भी चला और पठान जो कि जंगजू कौम है जिसको लड़ाई के लिए जाना जाता है, उन पठानों ने भी अहिंसा के रास्ते को अपनाया। खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसे पख्तून पठान थे जो जंग की आज़ादी में शामिल थे और उनकी ज़िंदगी जो 70 साल ज़िंदगी थी उसमें 35 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जेलों में बिताए। वो एक अकेले वाहिद शख्स थे जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों जगह के, भारत रत्न तो यहाँ के थे से पाकिस्तान के भी थे और अफगानिस्तान के भी, जिसको तीनों देश मुल्क जो है अपना फादर ऑफ नेशन की डेफिनेशन को मानते हैं। और गांधी से उनकी नज़दीकी थी कि उन्होंने जब खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया और उसको कांग्रेस के साथ जोड़ा तो उस संगठन ने लाल सूट कपड़े पहन रखे थे और जब गोलियां लगी तो उनका ये कहना था कि अगर मेरे किसी एक पठान की भी पीठ पर आपको गोली दी जाए तो मैं इस आज़ादी की लड़ाई से पीछे हट जाऊं। बड़े फख्र की बात है कि किसी पठान की छाती पर गोली नहीं दिखी। अंग्रेजों ने पोस्टमार्टम कराया, चेक किया, मगर सबकी पीठ पे गोलियां थी। तो ये एक ऐसी शहादत का सिलसिला था जिसने अहिंसा के रास्ते से बिना किसी हिंसा के और आज़ादी को दिलाया। एक ऐसा शख्स जिसने अहिंसा जैसी एक नई बात रखी और बिना हथियार के इस मुल्क को आज़ादी दिलाई। यही वजह है कि पूरी दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा